नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दून विश्वविद्यालय में आज भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ के प्रतिष्ठित 24वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद को सुगम बनाएगा, जिसमें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आजीविका सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें हिमालय क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। 12 अक्टूबर को समापन सत्र को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभी एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी
परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। हमारे इन सभी नवाचारों का ये प्रयास है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्रयास भी करने होंगे, तभी हम एक जैसी सोच है, जैसे हमारे वक्ता उत्तराखंड के बारे में जो विचार रखते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक सपना हम साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिवसीय अधिवेशन से जो प्राप्त विभिन्न विचार हमारे इस संकल्प को और साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे से लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों में बैठक हुई, जिसमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई है। धामी ने कहा कि सभी मंत्रियों से बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया है और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। क्या बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे वन मंत्री, सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे जो पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव मैंने भारत सरकार के सभी आदमी मंत्रीगणों के सामने रखे हैं। इस साल चारधाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं हुआ है। केदारनाथ धाम में यात्रा अच्छी तरह से चल रही है और कपाट बंद होने तक तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने सुरक्षित यात्रा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा जवान तैनात हैं और भूस्खलन की संभावना वाले स्थानों पर मलबे की सफाई के लिए जेसीबी का इंतजाम किया गया है। इससे यात्रियों को सुचारू और सुरक्षित मार्ग की सुविधा मिल रही है। बारिश के थमने के बाद प्रशासन ने तेजी से काम करते हुए मार्गों को सुचारू किया और तीर्थयात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की। इस वर्ष काफी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख में क्रॉस हो गया है। अभी यात्रा की दिन बची हुई, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे और उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास करें कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा से। जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के कई व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में प्रशासन ने दिवाली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर कड़े और सख्त नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़क मार्ग पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है।
मंडल के साथ बैठक विस्तृत रूप से की गई है और यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल हैं, सबके प्रतिनिधि उसमें आए थे और वीसी के माध्यम से जो सब डिवीजन है हमारे ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राता, त्यूनी, विकास नगर, उनको भी जोड़ा गया था सभी एसटीएम के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मानक पूरे होंगे करेंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा। जो लाइसेंस की जो शर्तें होंगी उनका अनुपालन करना, उनको सुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दुकानदार विक्रय करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो या ना हो, लेकिन पुलिस पर पथराव करना और पुलिस को गाली देना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिहार ने साफ कहा है कि हर व्यक्ति को अपने मजहब के अनुसार पूजा पाठ या इबादत करने की आज़ादी है, लेकिन उसके नाम पर दूसरों को परेशान करना या हिंसा फैलाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसमें जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है, पुलिस पर पथराव करना और पुलिस को गालियां देना और अन्य आमजनों को तंग करना, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अपने मजहब के अनुरूप पूजा पाठ पद्धति करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन उसके आड़ में किसी अन्य को परेशान किया जाए, ये कदापि उचित नहीं है। रेशम कीट पालन करके किसान रेशम उत्पादन के द्वारा अच्छी आजीविका जुटा सकते हैं। डोईवाला में मौजूदा समय में लगभग 300 किसान रेशम कीट पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार रेशम कीट पालन की शुरुआत डोईवाला के माजरी क्षेत्र में हुई थी, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम रेशम माजरी पड़ा। रेशम कीट से रेशम उत्पादन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पहले और दूसरे चरण में कीट को देखभाल रेशम विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि तीसरे चरण में कीट किसानों को सौंप दिया जाता है। क्यों और कैसे? रेशम इसलिए ज़रूरी है कि ये एक कुटीर उद्योग है और आसानी से रेशम कीट पालन किया जा सकता है। विभाग आजकल किसानों को रेशम कीट उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो सीड हमारे पास आता है वो रेशम विभाग खुद प्रेमनगर में सीड उत्पादन का काम कर रहा है। सीड आने के बाद हैचिंग हमारे डोईवाला सेंटर में, लच्छेवाला सेंटर में, धर्मचक सेंटर में, रेशम माजरी सेंटर में, जौलीग्रांट सेंटर में और रानी पोखरी सेंटर में कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग हैचिंग करने के बाद 10 दिन विभागीय देखरेख में रेशम कीड़े को पाला जाता है। मॉनसून सीजन में प्रदेश ने भीषण आपदा को झेला है, जिसमें कई लोग लापता हुए तो कई लोग अकाल मौत का शिकार हुए। ऐसे में अब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर आपदा में लापता हुए 67 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि नियमानुसार किसी व्यक्ति के लापता होने के 7 साल बाद उन्हें मृत घोषित किया जाता था, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से राहत की मांग करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी है। कार्रवाई चल रही है, अभी तो डेथ डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा। पहले तो जो लोग डेथ बताए जा रहे हैं उनके परिजनों द्वारा एफआईआर कराई जाएगी, फिर प्रशासन द्वारा उस आशय के लिए जो है एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। सभी से उसमें साक्ष्य मांगे जाएंगे कि भाई आदमी था कि नहीं था, किसी को कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है। कई बार होता है ऐसे मौके का फायदा उठा के कुछ लोग फर्जी टाइप के कुछ लोग अपना दावा स्वीकार अपना पेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत अधिक अल्मोड़ा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की ओर से आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साल की संगोष्ठी का विषय क्वांटम युग का आरंभ, भावनाएं और चुनौतियां रहा है। जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 13 अक्टूबर 2025 को पिथौरागढ़ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगे। परिपक्व नहीं हुआ है कि उसका व्यवसायीकरण किया जाए।
और जो बच्चे यहाँ पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे वो जो है राज्य स्तर पर 13 तारीख से जो है वहाँ पर प्रतिभा करेंगे पिथौरागढ़ में। तो इसी ये है कि बच्चों में किस प्रकार से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें और बच्चों के सोचने में वैज्ञानिकता किस प्रकार से लाएं, ये विज्ञान के प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा जो है NEP 2020 भी कहता है कि पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य सागामी क्रियाकलापों का आयोजन बच्चे के लिए किया जाए और उसी के अंतर्गत जो ये विज्ञान के संबंधित जो पाठ्य सागामी क्रियाकलाप है, ये पहला चरण है अभी विज्ञान संगोष्ठी का। तो बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विज्ञान के प्रति सोच विकसित करना और इस प्रकार के जो नए टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं उनको सोचने के लिए एक मजबूर करते हैं कि क्वांटम युग एक नया शब्द है और बच्चा उसमें पूरा उसने जिज्ञासा वो किया क्या किस प्रकार से उसने एक रिसर्च की, उसके बाद जाना और यहाँ पे फिर वो निर्णायकों के सामने अपने जो है प्रस्तुतिकरण 6 मिनट का प्रस्तुतिकरण दे रहा है।